तो मैंने आपको बताया था बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो हम पढ़ेंगे उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे जो कह सकते हो न्यूमेरिकल्स जो रहते हैं, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि हम न्यूमेरिकल को कैसे निकालें सर, हमारी समझ में नहीं आता। और कंपटीशन में अगर आप बात करेंगे, जैसे नीट का एग्ज़ाम जब होता है या बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है या CUET का एग्ज़ाम होता है, तो आपने देखा होगा उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आपके पेपर में आते हैं, सही है। तो आज आपको मैं पूरे चैप्टर के फॉर्मूले जो हैं वो लिखाऊंगा, समझे, जिससे कि आप उसको ध्यान से आपको स्टडी करना है और उस सारे फार्मूला का यूज़ आपको करना है। उसके बाद हम आपको कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो निकालने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले आज आपको जो लिखना है तो वो जो न्यूमेरिकल के फॉर्मूले जो हैं बेटा वो आपको यहाँ पे आज लिखने होंगे, सही है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन यानी एनर्जी लेवल में वर्क कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई फोटोन जब किसी प्लेट पे गिरता है तो उस समय एक फोटोन के अंदर कितनी एनर्जी होती है, ये अगर आपको निकालना है तो हम यहाँ से लिखेंगे पहला फॉर्मूला एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी पहला है हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे E=hc/λ, क्लियर। या हम इसको लिख सकते हैं E=hν। अगर आपको यहाँ पे न्यू जो है फ्रिक्वेंसी गिवन है तो आप इसको लगा सकते हैं। अगर मान के चलिए वो कहता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं उन्होंने दे रखे हैं, अगर इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स किसी प्लेट पर गिरते हैं तो वहाँ से उसकी कितनी एनर्जी का रेडिएशन निकलेगा। तो अगर हम देखेंगे तो E= लगा सकते हैं Nhc/λ या Nhν, क्लियर। यहाँ पे जो n है दैट इज़ द नंबर ऑफ फोटॉन्स, सही है। अब ये देखेंगे कि जो मैंने आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कराया था तो हमने आपको बताया था कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से मूव करते हैं। उनका अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आप देखेंगे उसका अगर आपको मास निकालना है तो किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है m= निकालना है आपको, नहीं तो m= अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा m0/√1 में 1 - लगाना है और 1 - लगा के v²/c² आपको लिख देना है। यहाँ c² जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है और v² जो v हमने लिखा है ये है पार्टिकल की वेलोसिटी और m0 जो है दैट इज नोन एज द रेस्ट मास, क्लियर। अगर बाई चांस आपको पार्टिकल का रेस्ट मास निकालना है तो रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल अगर आपको निकालना है m0 मान के चलिए, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा m√1 में 1 - v²/c², क्लियर। अब देखेंगे कि जो मैंने आपको बोर्स मॉडल पढ़ाया था तो बोर्स मॉडल में एक लीनियर मोमेंटम आता था। ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे जब हमने फोटॉन्स का अगर आपको लीनियर मोमेंट निकालना है, समझिए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को बताता है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो वहाँ पे हमें क्या निकालना है, लीनियर मोमेंट ऑफ द फोटोन निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे देखो, तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला होगा लीनियर मोमेंट ऑफ फोटोन, लीनियर मोमेंट ऑफ फोटोन। अगर फोटोन का आपको लीनियर मोमेंट यहाँ से निकालना है तो हम लिखेंगे P= क्या होता है mv, जी, या P=mc हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि लाइट की फॉर्म में फोटोन हमारे पास आ रहा है। अब ये देखेंगे कि इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। अगर इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना है तो hν/c हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सही है। अगर न्यू की वैल्यू जो होती है वो c/λ होती है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं h/λ। ये हमारा वेवलेंथ की फॉर्म में हो गया। अगर आपको किसी फोटोन की वेवलेंथ आपको गिवन है तो h जो प्लांक कांस्टेंट वैल्यू होती है वेवलेंथ का उसमें डिवाइड कर देंगे तो आपको फोटोन का जो मोमेंट है वो यहाँ से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। अब अगर हमें मास ऑफ फोटोन निकालना है कि फोटोन के अंदर कितना मास होता है,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे मास ऑफ फोटोन। तो मास ऑफ फोटोन अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लेना है, m यहाँ पे लेना है मास ऑफ फोटोन में। उसके बाद अगर हम इसकी कंपेयर इससे कर देते हैं, है ये, तो आप देख रहे होगे एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर निकल के यहाँ से आ जाएगा, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, अगर आपको ये देखना है कि किसी प्लेट से पर सेकंड कितने फोटोन जो हैं वो एमिट हो रहे हैं, जी, यानी पर सेकंड फोटोन निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड, यानी पर सेकंड कितने फोटोन निकल रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू पी अपॉन ई। अब देखिए ये p जो है दैट इज़ द मोमेंटम है और e जो है दैट इज़ द एनर्जी है। अगर एनर्जी का मोमेंटम एनर्जी को अगर हम मोमेंटम को अगर एनर्जी से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से आपको एमिटेड फोटोन्स का नंबर मिल जाएगा। सही है। अगर कोई हमसे कहता है कि 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फोटोन्स जो हैं वो निकल जाएंगे, यानी टाइम भी दे रखा है, समझे, तो हम देखेंगे इफ टाइम इज गिवन देन नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड फोटोन। अगर आपको टाइम दे रखा है जैसे 5 सेकंड में कितने निकलेंगे, 10 सेकंड में कितने निकलेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू कैपिटल N इंटू टाइम से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे P अपॉन E इंटू टी। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अब चलो फोटोन की बात हो गई, एमिटेड नंबर ऑफ फोटोन्स की बात हो गई। अब हम ये देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो आइंस्टीन इक्वेशन यहाँ पे दी गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सजेस्ट करने के लिए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए, तो किसी भी फोटोन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है या किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एमिट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस से, तो हम ये देखेंगे कि उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी कितनी होगी, जी। तो यहाँ देखेंगे k मैक्स इक्वल्स टू निकल के आएगा हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। सही है। तो ये इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जो कि इक्वल होगी ev नॉट के। अब तो ev नॉट जो यहाँ पर हमने जो v नॉट लिया हुआ है दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, v नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर मान के चलिए कि आपको यहाँ से काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्मेट में निकालनी है, जी, और वो फॉर्मेट क्या है, जैसे हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता था तो हम लोग उसमें देखते थे कि एक फोटोन आकर के उस पर गिरता है और जो फोटोन की एनर्जी होती है वो 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में, दूसरा वर्क फंक्शन करने में। तो यहाँ से हमने देखा कि फोटोन की एनर्जी हो गई एच न्यू, दूसरा काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ वी स्क्वायर मैक्स प्लस डब्ल्यू नॉट जो है दैट इज नोन एज द वर्क फंक्शन हमारा हो गया। अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन के आता था हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। क्लियर? तो हमारा वर्क फंक्शन का निकल के आता है। अब जो डब्ल्यू नॉट होता है इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो इसकी वैल्यू होती है ई वी नॉट या ई न्यू नॉट हम इसको लिख सकते हैं, या इसको हम देखो अभी मैं इसको बताऊंगा आगे, तो इतना आपको पहले नोट करना है। तो इसको हम हटा देते हैं ये। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा निकल के आने वाला है उसमें हम लोग समझेंगे कि जो ईवी जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है तो हम इसको और किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जो डब्ल्यू नॉट होता है हमारा ये वर्क फंक्शन होता है और इसकी वैल्यू जो होती है इसको हम ई वी नॉट भी लिख सकते हैं या एच न्यू नॉट भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लगाएंगे तो ये आएगा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये तो इसमें से अगर हम एच कॉमन ले लेते हैं तो हाफ
mv² मैक्स इक्वल्स टू h कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ पे जो न्यू नॉट है दैट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। सही है। तो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा जो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसको पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा ठीक से। क्लियर। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि जो न्यू की वैल्यू होती है वो c/λ होती है और न्यू नॉट की वैल्यू जो होती है वो c/λ0 होती है। इसको अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हाफ v² मैक्स इक्वल्स टू निकल के आएगा hc कॉमन ले लेंगे 1/λ माइनस 1/λ0, ये हमारा वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला बन के आ जाएगा। सही है। अब इसके अलावा अगर कोई हमसे ये कहता है कि साहब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है विद रेस्पेक्ट टू द वर्क फंक्शन के रेस्पेक्ट में, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है दैट इज नोन एज द v0 होता है। इसको अगर हम लिखेंगे तो HE लिख करके और न्यू यहाँ पे हमें लगा देना है। इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे W0/E यहाँ पे लगा देंगे तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो निकल के आ जाएगा। अब देखिए जो E है इसको हम लिखेंगे माइनस का 1.6 × 19 कूलाम, ये E की वैल्यू आपको यहाँ पे लगा देनी है, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। चलिए तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम ये देखेंगे कि जो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन थी उसमें किस तरह से हमें किसी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन के हिसाब से अगर हमारा कोई पार्टिकल है तो अगर वो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है तो उसकी वेवलेंथ को हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल इन वेव फॉर्म, या कोई भी जो वेव है उसकी वेवलेंथ अगर आपको निकालनी है, या कोई पार्टिकल जब एक्सेलरेट होकर वेव फॉर्म में चला जाता है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो किस प्रकार से निकाली जाएगी। तो ये होता है लैम्डा इक्वल्स टू, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ डी ब्रोगली इक्वेशन, H/mc यहाँ पे आप लगा देंगे। अब जो mc होता है दैट इज इक्वल्स टू द मोमेंटम, तो यहाँ लिख सकते हैं H/p। आइए अगर हमें यही फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल के फॉर्म में लेके जाना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू H/√2m k, यहाँ पे जो k है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में आ गया क्योंकि मोमेंटम की वैल्यू जो होती है वो √2m k के बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और उसकी पोटेंशियल की फॉर्म में लेके जाते हैं तो हम लिख सकते हैं H/√2meV। अब देखिए यहाँ पे जो E है दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और जो V है दैट इज द पोटेंशियल। अगर मान के चलिए इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं MQV। क्लियर। अगर इसी फॉर्मेट को अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे लगा देते हैं तो आपको क्या फॉर्मूला मिलने वाला है। सही है। तो उसके लिए निकल के आएगा 12.3/√V आपको लगाना है और ये जो वैल्यू है वो एंगस्ट्रॉन में आपको मिल जाएगी। जैसे अगर किसी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिया हुआ है और वो पूछ रहा है कि इसका वेवलेंथ कितना होगा तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 12.3/√V, तो आपको यहाँ से वेवलेंथ जो है वो मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो और यहाँ पे दिए जाते हैं। सही है। तो अब ये देखेंगे कि अगर बाई चांस मान के चलिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे रखा है उन्होंने, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन की जगह पे अल्फ़ा पार्टिकल दिया हुआ है। तो अल्फ़ा पार्टिकल की अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो लिखेंगे फॉर अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल की वेवलेंथ निकालने के लिए आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना है लैम्डा इक्वल्स टू H/mv। सही है। तो v जो है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया दैट इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। अब इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट देखेंगे तो H/√, में आ जाएगा 4meV। या 4 हमने क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है उस पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का जस्ट डबल होता है। नहीं है। तो मास भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है,
तो हमने 4 MeV इसमें लगा लेना है, तो आपको अल्फ़ा पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो पता चल जाएगी। अगर बाई चांस मान के चलिए आपको टेम्परेचर भी गिवन कर रखा है कि इतने टेम्परेचर पर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से एमिट हो रहा है, तो आप बताइए उसका वेवलेंथ जो है वो कितना होगा। सही है, तो अगर टेम्परेचर गिवन है तो लिख देंगे इफ़ टेम्परेचर इज़ गिवन। अगर आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, तो अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। सही है, अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बेटा, तो इसको आप माइंड नहीं करना है। टेम्परेचर अगर आपको दे रखा है तो टेम्परेचर देने के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा h/√में 3m/kT जी। अब देखिए यहाँ पे जो k है वो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, दैट इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसकी जो वैल्यू होती है k की वैल्यू यहाँ पे जो लगानी है आपको वो लगानी है 1.38 × 10⁻⁻23। ये वैल्यू आपको यहाँ पे इस्तेमाल कर देनी है। सही है, तो आपको यहाँ से टेम्परेचर पे जो है वो वेवलेंथ मिल जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको अल्फ़ा पार्टिकल की, तो अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इक्वल्स टू, अगर आपको लगाना है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक तो 1/2 mv² लगा सकते हैं। अब क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल है तो यहाँ पे थोड़ा सा उस पर चार्ज भी होगा, तो लिख सकते हैं 1/2 mv² इक्वल्स टू 2Ze²। समझे, यहाँ पे Z जो है दैट इज़ द एटॉमिक नंबर अपॉन इंटू R0, और यहाँ लगा देंगे 1/4πε0 जो कि कूलाम कांस्टेंट होता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लेना है कि 1/4πε0 जो है ये कूलाम कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होता है। Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो R0 है दैट इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। क्लियर, तो इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ जो जैसे हमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालनी है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो कितना क्लोज जा सकता है न्यूक्लियस के, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो R0 है दैट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अगर आपको ये पता करना है R0 की वैल्यू, जैसे आपको चाहिए यहाँ पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस अगर आपको यहाँ से निकालनी है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं उसमें आप देखेंगे तो ये निकल के आएगा 1/4πε0, इतना तो है ही हमारे पास। इसके अलावा 2Ze²/k आपको लगा देना है। समझिए, तो k इज़ द काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग ke लिख देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब जो काइनेटिक एनर्जी है मैंने आपको पहले बताया था कि वो किसके बराबर है, 1/2 mv² के बराबर है। अगर आप इसको mv² के रेस्पेक्ट में लेके जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 4Ze²/mv²। सही है, तो ये आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो है अल्फ़ा पार्टिकल की मिल जाएगी। अब ऐसे और भी कई सारे फॉर्मूले हैं जहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है। सही है, तो देखिए और बताता हूँ मैं आपको अभी कि किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को यहाँ पे करते हैं। समझिए, ये हर साल बेटा एक न एक न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, आप ये मान के चलिए। दूसरा, जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था गोल्ड फॉइल पे, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो बम्बार्डमेंट कराने पे आपको अगर इम्पैक्ट पैरामीटर निकालना है, क्या निकालना है, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, तो इम्पैक्ट पैरामीटर अगर आपको निकालना है कि कितनी तेज़ी से उसने इस पर इम्पैक्ट किया, तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ B = 1/4πε0। जो कूलाम वैल्यू है वो तो आपको लगानी है। साइड में cot θ/2 कितने एंगल पे उसने इम्पैक्ट किया हुआ है अपॉन 1/2 mv², यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको यहाँ पे ले लेनी है। अगर काइनेटिक एनर्जी मान के चलिए नहीं दे रखी है, सही है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए फिर इन्होंने एक फॉर्मूला और बनाया, वो क्या था, Ze² cot θ/2 आपको लगा लेना है।
Z इज़ द एटॉमिक नंबर, ये आपको पता ही है। उसके बाद डिवाइड बाई इसको K कर देना है ये। तो इस तरह से ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं जब वो गोल्ड फॉइल पे जाके गिरेंगे तो उस समय पे अगर आपको उसका स्कैटर एंगल निकालना है, ये क्या निकालना है, स्कैटर एंगल। तो यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एट एंगल, यानी कितने एंगल पे, या कह सकते हो कितने अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो किसी एंगल पे स्कैटर हो रहे हैं, उनका नंबर आपको निकालना है। तो n इक्वल्स टू निकल के आएगा k अपॉन, यहाँ पे लगाना है आपको साइन 4, समझे। उसके बाद लेना है θ/2। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि 90 डिग्री से भी ज़्यादा का एंगल बनाते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम का एंगल बनाते हैं। तो अगर वो आपसे पूछता है कि 90 डिग्री से कम एंगल वाले कितने अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो निकालना है, या 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल वाले कितने अल्फ़ा पार्टिकल थे, या 180 डिग्री पे कितने अल्फ़ा पार्टिकल ने इम्पैक्ट किया, तो उसको अगर आप पूछने जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इस फॉर्मूले से लगा सकते हो। क्लियर। अब हमने देखा रदरफोर्ड मॉडल के अंदर ये सारी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट में थी वो हमने यहाँ से कैलकुलेट करना सीख लिया। अब जैसे बोर्स मॉडल आता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब बोर्स मॉडल होता है तो बोर्स मॉडल में एक एजप्शन था जैसे एंगुलर मोमेंटम निकालना। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बताया था हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो L इक्वल्स टू होता था mvr इक्वल्स टू NH/2π, ये हमारा फॉर्मूला होता था एंगुलर मोमेंटम को निकालने का। सही है। अब यहाँ से अगर वो आपसे पूछता है कि इनकेस, जैसे मैंने आपको बोर्स मॉडल पढ़ाया उसमें बहुत सारी एनर्जी लेवल्स मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उन एनर्जी लेवल के हिसाब से अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, समझे, तो हमें अगर रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी पता करनी है तो किस तरह से निकालेंगे। तो उसके लिए हमने देखा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन E2 एनर्जी लेवल से E1 एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा hν इक्वल्स टू E2 माइनस E1, आप यहाँ पे लगा देंगे। अगर आपको यहाँ से फ्रिक्वेंसी चाहिए तो हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1 अपॉन h, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से बन जाएगा। अगर आपको यहाँ से लैम्डा भी निकालना है तो c अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा E2 माइनस E1 अपॉन h। अगर लैम्डा आपको चाहिए तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा hc अपॉन E2 माइनस E1, समझे। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये कब है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो उस समय पे आपको बेटा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब मान के चलिए कि आपसे ये कहा जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट के अंदर मोशन कर रहा है। ये जैसे बोर्स मॉडल में मैंने आपको बताया था कि अराउंड द न्यूक्लियस बहुत सारी जो स्फेरिकल ऑर्बिट्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर मोशन कर रहा है तो हम ये देखेंगे कि वो आपसे पूछ सकता है कि अगर आपको उसकी रेडियस निकालनी है ऑर्बिट की तो किस प्रकार से निकाली जाएगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो होती है वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट यानी r इक्वल्स टू आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा k Z² यहाँ पे लेना है अपॉन क्या हो जाएगा mv², समझे। अब देखिए यहाँ जो k की वैल्यू है वो है 1/4πε0 डॉट Ze² अपॉन mv², आपको ये लगा देना है। यानी इलेक्ट्रॉन का मास, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास, उसकी वेलोसिटी, उसका चार्ज, और Z जो है दैट इज़ द एटॉमिक नंबर। सही है। तो अगर हम ये लगा देते हैं, ये वैल्यू तो आपको पता ही है 1/4πε0 जो है दे कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको कूलाम कांस्टेंट कहा जाता है। सही है। अगर मान के चलिए वो आपसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से घूम रहा होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहीं से हम देखेंगे कि वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट,
कि वो कितनी तेज़ी से घूम रहा है, v आपको कैलकुलेट करना है। तो v निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूले को जैसे अभी जो मैंने दे रखा है या तो आप इसी तरीके सॉल्व कर लीजिए या आप यहाँ से लगा सकते हैं 2 पाई k और फिर हमें लेना है जेड स्क्वायर समझे अपॉन एन एच, यहाँ पे लगा देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई k जेड स्क्वायर अपॉन एन एच। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा समझे। अब मान के चलिए कि वो आपसे जैसे रेडियस निकालने के कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं तो हम उसको भी यहाँ लगा सकते हैं, वेलोसिटी निकालने के भी कुछ होते हैं। अगर यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया गया है तो एक फार्मूला हम यहाँ से और लिख सकते हैं V137 यहाँ पे लेना है आपको, V = 137 लेना है, उसके बाद आप ले देंगे C अपॉन n समझिए। तो एक फार्मूला आपका ये भी होता है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। अब हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से ऑर्बिट के अंदर घूमेगा, सही है। तो हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जो होगी हमारी वो कितनी हो सकती है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारा k की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे कूलम्बिक फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर आपको लेना है इलेक्ट्रॉन के लिए अपॉन 2r, सही है। तो जो r होगा दैट इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, सही है। तो ये फॉर्मूला आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए लगा देना है। अगर मान चलिए वो आपसे कहता है कि साहब पोटेंशियल एनर्जी भी निकालो समझिए, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए भी आपको थोड़ा सा अंतर करना है कि ये जो 2r लिख रहा है यहाँ पे 2r नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा r हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होती है तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन r, आपको ये वाली वैल्यू लगा देनी है समझिए। अगर वो हमसे कहता है कि साहब टोटल एनर्जी बताइए कितनी होगी, तो अगर आप यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालने बैठेंगे किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो है वो कितनी निकल के आनी चाहिए, सही है। तो इसके लिए हम लोग लगा सकते हैं En = -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे लेना है, सही है। तो 13.6 जो है ये मैंने बेटा कैलकुलेट करके इसको सॉल्व करके तब इतनी वैल्यू निकाली है। और ये जो एनर्जी निकल के आएगी वो किस में होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, ये जूल में नहीं होगी जी। तो इस तरह से हम निकालेंगे। यहाँ जेड जो है एटॉमिक नंबर होगा और जो एन है वो होगा हमारा कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है, 1 में है, 2 में है या 3 में है, सही है। अगर हम यहाँ से लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, तो उसके लिए हम लगाएंगे En = -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। तो जेड की जगह पे 1 लगा देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाएगा En = -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब हम यहाँ से देखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है तो मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रम सीरीज बन जाती हैं। तो जब स्पेक्ट्रम सीरीज बनती हैं तो स्पेक्ट्रम सीरीज में आपको ये देखना पड़ता है कि किसी भी स्पेक्ट्रम के अंदर वेवलेंथ कितनी होती है। तो स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ अगर आपको निकालनी है तो 1/λ = बताया था r 1/n1² - 1/n2², समझिए, जिसमें हमें r जो है दैट इज़ नोन एज द रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.0973 × 10⁻⁷, यानी 1.0973 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये हमारी r की वैल्यू है जो यहाँ से आपको लगा लेनी है नहीं। तो लैम्डा आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अगर वो आपसे कहता है कि साहब वेव नंबर निकालो कि किसी भी स्पेक्ट्रम सीरीज़ में कितने वेव नंबर होते हैं, तो होता है न्यू पे बार = 1/λ। तो ये फॉर्मूला आपको लगा देना है क्योंकि वेव नंबर जो होता है दैट इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। क्लियर। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा ये बोर्स के मॉडल में जो चीज़ें, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर मोशन करता था तो उस ऑर्बिट की रेडियस निकालना,
उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड चेक करना, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना, उसकी टोटल एनर्जी निकालना। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बोर्स मॉडल के अंतर्गत आती हैं। सही है। अब यहाँ से थोड़ा सा हमें और बेटा पढ़ना है कि जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, तो स्पेक्ट्रल लाइंस में देखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर वन लेवल एनर्जी लेवल टू अदर एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है कि उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है कितना होगा, या जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी होगी। क्लियर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह के एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़े थे पहले। ये हमारे पास एनर्जी लेवल हैं, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7। चलिए 7 एनर्जी लेवल हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि E1 हमारा कितना होगा। तो E1 होगा -13.6/n² लगाना है आपको। तो -13.6/1 दैट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा E1 की वैल्यू आ जाएगी। ये हम लोग हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जो बोर ने एक्सप्लेन किया था। सही है। अगर यहीं से आपको E2 निकालना है तो E2 निकल के आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, अब जैसे E3 निकालना है तो -1.31 आ जाएगा। अगर आपको E4 निकालना है तो -0.85 आ जाएगा। अगर आपको E5 निकालना है तो -0.54 आ जाएगा। और अगर आपको E6 निकालना है तो -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी जो है वो हर लेवल पे आ जाएंगी। सही है। फिर आपसे पूछता है कि आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है निकालनी है। समझे। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला लिखना है E2 - E1, यानी E2 ये वाली वैल्यू है और E1 ये वाली वैल्यू है। अगर इसमें से इस वैल्यू को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाती है। अगर वो कहता है कि आपको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो इसके लिए आपको E3 - E1 करना पड़ेगा। है ये। अगर वो कहता है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो आप लिखेंगे E4 - E1। अगर वो कहता है आपको फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो आप लिखेंगे E5 - E1। समझ में आ रहा है। बस लेवल से बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को बेटा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से हम लोग बात करते हैं कि अगर वो हमसे कहता है कि आपको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल पता करना है, ये तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इसी तरीके से आपको निकालना है जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। सही है। तो इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि अगर इनफाइनाइट हमें निकालना है इनफाइनाइट आयनाइजेशन एनर्जी। समझे। या सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं, हाँ सॉरी, ये हमारा जो है वो एक्साइटेशन एनर्जी है बेटा, गलत बता दिया मैंने आपको। ये क्या है हमारा एक्साइटेशन एनर्जी है। अब जो एक्साइटेशन एनर्जी तो आप जानते ही होंगे कि जब हम किसी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो एक्साइट हो जाता है, ये एक्साइट का मतलब है वो इतना एनर्जी को ले लेता है कि अपनी जो शेल होती है उसको छोड़ करके दूसरे ऑर्बिट के अंदर जंप कर जाता है, तो उसको फर्स्ट कह सकते हो एक्साइटेशन एनर्जी कह सकते हैं। तो एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहीं पे इस तरह से निकलती हुई आ जाएंगी। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। ये अगर वो हमसे कहता है कि आपको निकालना है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है उसको अगर निकालना है, जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको निकालना है IP, तो उसके लिए आप लोग लगाएंगे E2 - E1। सिंपल तरीका है, यही फॉर्मूले आपके आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। सही है। अगर वो हमसे कहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी आपको निकालनी है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा E∞ - E1।
ये आपको यहाँ पे लगा देना है। तो ई इन्फिनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 0 माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको सॉल्व करेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये हमारी आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो निकल के आएगी। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है। तो हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है दैट इज़ द 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको ओरली ध्यान रखना है, सही है। या आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है तो वो भी लिखेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक आई थिंक मैं मानता हूँ कि ये सब क्लियर आपका हो गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे, सही है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि अगर हमको ये निकालना है कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है इन द स्फेरिकल ऑर्बिट्स, तो वहाँ पे उसका एक टाइम पीरियड भी होगा, सही है। अगर मान के चलिए आपको किसी एक सेल का टाइम पीरियड दे रखा है, समझे, और वो दूसरी जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है उसका आपको टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे, Tn इक्वल्स टू T1 इंटू एन स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, सही है। तो यहाँ पे देखेंगे T1 जो है वो हमारी फर्स्ट ऑर्बिट का टाइम पीरियड था, और जैसे उसने बोला कि सेकेंड ऑर्बिट में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 लगा देना है। समझ में आ रहा है? या आपको Tn की वैल्यू निकालनी है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में ही अगर आपसे पूछा गया तो हम लिख सकते हैं 2 पाई Rn अपॉन Vn, समझे। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में टाइम पीरियड पूछा गया तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आपके पास होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो आपके पास होनी चाहिए, तो उसका टाइम पीरियड आपको यहाँ से मिल जाएगा, सही है। अगर वो कहता है कि साहब फ्रीक्वेंसी निकालिए कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, सही है, तो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी f लगा सकते हैं, f इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन Tn आप इस्तेमाल करेंगे, तो Fn इक्वल्स टू हो जाएगा Vn अपॉन 2 पाई Rn। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, तो अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि अगर मान के चलो कुछ एक ऐसा फॉर्मूला हो जाए जिससे कि हम रेडियस जो है वो भी इजी तरीके से निकाल लें, सही है। तो अगर आपको रेडियस निकालना है, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस अगर आपको पता करनी है तो किस प्रकार से पता करेंगे, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट। देखिए, कुछ ना कुछ शॉर्टकट आपको जब तक याद नहीं होगा तब तक आप लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने का फॉर्मूला होता है Rn इक्वल्स टू 0.53। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे लगाई है, सही है। इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे इनटू n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। n स्क्वायर जो होगा दैट इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट है आपका, कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में, जेड इज़ द एटॉमिक नंबर है। यहाँ तक आई थिंक आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, सही है। तो अगर बाई चांस मान चलिए जैसे उसने हमें क्वेश्चन दिया कि पहले ऑर्बिट की रेडियस कितनी है तो तीसरे ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, इस तरह से पूछ लेता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगाना है, यहाँ पे Rn इक्वल्स टू लेना है, उसके बाद हम लिखेंगे R1 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, आपको यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। अब जो Rn की वैल्यू है या जो R1 की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, तो R1 की वैल्यू होती है फिक्स होती है 5.3 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, आपको यहाँ पे लगा देंगे तो आपको Rn की वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी, समझे। अब और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो आप देखेंगे कि हम किस प्रकार से उसको सॉल्व करें। आपको देखो लंबा टाइम नहीं लेना है, कोई कंपटीशन है तो कंपटीशन में आपने देखा होगा बेटा कि कंपटीशन में हमेशा शॉर्टकट टाइम में ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, सही है। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करना सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको मेमोराइज रहने चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आप क्वेश्चन को देखोगे, अटेम्प्ट करोगे फार्मूला, उसके बाद तुरंत एक विदिन 1 मिनट के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, समझे। नोट कर ले बेटा ये सब चीज़ें, समझे। तो अब हम ये देखेंगे आगे चल के कि अगर हमारे रेडियस पता चल गया तो रेडियस से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी यहाँ से निकाल सकते हैं, सही है। तो इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं,
है ये। तो जैसे उसने बोला कि आप ये बताइए कि हमारे पास कोई एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ निकालना है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था नीट के एग्जाम में। तो हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ इन एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम ये आपको निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल्स टू लगाना है n(n-1/2)। बताओ कुछ है? अगर वो कहता है कि हमारा जो जैसे उसने बोला लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पार्शन सीरीज, या उसने कुछ और बोल दिया, एनर्जी लेवल तो आपको देगा ही देगा। या आपको पता होनी चाहिए कि जैसे उसने बोला कि बामर सीरीज की जो एमिशन स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ जो है वो कितनी होगी, सॉरी कि बामर सीरीज में जो एमिशन स्पेक्ट्रम है इसमें टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ कितने हो सकते हैं। तो मैंने बताया था लाइमन, बामर, पार्शन। तो बामर हमारा सेकंड नंबर पे आता है, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड लगा सकते हैं। एन की जगह पे क्या लगा देंगे, सेकंड लगा देंगे। तो ये पार्शन आएगा तो थर्ड लगा देंगे, लाइमन आएगा तो एन की जगह पे 1 लगा देंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ तक हमने पढ़ लिया, तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस है वो एक कंट्रोलिंग या सेंट्रल पार्ट होता है एटम का। अगर वो कहता है कि साहब आपको न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी है, कितनी होगी, ये तो हम यहाँ से देखेंगे कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कितना होता है। तो नेक्स्ट आएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस की रेडियस आपको निकालनी है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, r इक्वल्स टू लगा देंगे r0 a⁻1/3। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला डायरेक्ट कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। AMU का जो मेडिकल एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है। यहाँ पे a जो है दैट इज द मास नंबर है। क्लियर? अगर मान के चलिए आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको सिंपल तरीका बताइए, 4/3 πr0 Q आपको यहाँ से लगा देना है। ये अब इसके अलावा वॉल्यूम में मास नंबर भी लिखना है, तो मास नंबर यहाँ पे लिख देंगे। तो टोटल निकल के आएगा 4/3 πr0 Q × A। क्लियर? अगर वो पूछता है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी भी आपको निकालनी है, तो डेंसिटी तो आप जानते ही हो, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास लिखेंगे ma और वॉल्यूम लिख देंगे 4/3 πr0 Q × A। ये तो इस तरह से हम यहाँ से इसको लगा देंगे, तो A से A हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, m/4/3 πr0 Q। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा डेंसिटी निकालने के लिए। अब फिर मैंने आपको पढ़ाए थे स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो स्पिन क्वांटम नंबर्स जो थे, या जो क्वांटम नंबर्स मैंने आपको पढ़ाए थे, तो वो किस पर बेस्ड थे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर बेस्ड थे। तो अगर कोई आपसे कहता है कि एंगुलर मोमेंटम इन एन ऑर्बिटल के अंदर एंगुलर मोमेंटम आपको कैसे निकालना है, तो देखिए हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम इन एन ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल के अंदर अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा h/2π अंडरवुड में l+1। ये आपको लगा देना है एजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल के अंदर पता चल जाएगा। अगर वो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम निकालना है इन ऑर्बिट, ये तो ऑर्बिट में आपको निकालना तो डायरेक्ट nh/2π लगा दीजिए, सिंपल तरीका है। अब उसने बोला कि साहब स्पिन निकालो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। देखिए 3 तरह के एंगुलर मोमेंटम हो गए, एक तो ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम हो गया, एक ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम हो गया, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो अगर आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना तो ये होता है s = h/2π। ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे आपको स्पिन क्वांटम नंबर का यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा s ब्रैकेट में s+1। ये तो इस तरह से हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम को निकाल लेंगे। तो यहाँ तक बेटा मैंने जो फॉर्मूले आपको लिखाए हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको मेमोराइज करने हैं। अब कल हम इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको समझाएंगे कि
किस प्रकार से हम लोग विद इन 1 मिनट के अंदर किसी क्वेश्चन को ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक आई थिंक मैं मानता हूँ आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी भी बच्चे को, समझे, तो आप लोग नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं कि सर आपने ये चीज़ यहाँ पे किस तरह से बताई है, वो हमें दोबारा से समझा दीजिए। तो मैं आपको दोबारा से उसका जो आंसर है वो आपको बता दूंगा। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।